हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने अपने इस गणित दर्शन चैनल में उपस्थित हुआ हूँ और आपके सामने सारणी के कुछ और प्रश्न में सामने लेके आया हूँ। आपके माइनर और कोफैक्टर पर आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियोस को आप अच्छी तरह देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि शेयर और कमेंट भी आप अवश्य कर रहे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे वीडियोस बनाने में, आगे की जो वीडियोस होते हैं उनको बनाने में ज़्यादा मदद मिलती है, ज़्यादा पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। चलिए आइए आज के इस सेशन का हम अध्ययन करते हैं कि आखिर इस सेशन में क्या होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। हम कोफैक्टर पर बात करेंगे, पहले हम माइनर पर बात करेंगे और फिर हम कोफैक्टर पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यदि आप कोफैक्टर और माइनर सीख जाते हैं तो इससे आपको एडजॉइंट निकालने में मदद मिलती है, इनवर्स निकालने में मदद मिलती है, जो कि आगे का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है आपका। तो आज आप अच्छी तरीके से पहले माइनर और कोफैक्टर सीखने का प्रयास करेंगे। माइनर का मतलब होता है माइनर और कोफैक्टर। देखिए, तो माइनर आपका क्या होता है? माइनर आपका उप सारणिक है। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो दोस्तों इसको उप सारणिक बोला जाता है, यानी जो आपका डिटरमिनेंट होता है उसी का ही ये पार्ट होता है। और कोफैक्टर यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको दोस्तों बोलते हैं सहखंड। इसको बोला जाता है सहखंड बोला जाता है। हिंदी में यदि इसे समझना चाहें तो आपका ये उप सारणिक और सहखंड कहलाएगा। तो दोस्तों आज जो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैं माइनर की बात करूंगा सबसे पहले। हम माइनर से स्टार्ट करेंगे कि ये क्या है, हम इसे समझने का पहले प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए, पहले मैं इसको परिभाषित कर दूं, आपको समझा दूं कि आखिर जो उपसारणिक होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपसारणिक या माइनर अपने आप में सारणिक का ही एक पार्ट होता है, लेकिन वो जो बनेगा, उपसारणिक बनेगा, वो किसी एक एलिमेंट का होगा। यानी इसके अंदर, जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे लेता हूं, a इक्वल टू मैं ले लेता हूं a11 a12, ओके, a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमारी कोई एक क्या है, डिटरमिनेंट है a, ये है हमारा। अब इसी का ही हमने उप सारणिक यानी माइनर ढूंढना है। वो माइनर क्या होगा? किसी भी एक एलिमेंट का होगा। जैसे सपोज करो इसका, इस एलिमेंट का एक माइनर होगा, ठीक है। अब इसका माइनर क्या होगा, ये निकाला कैसे जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि यहां पर मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, यानी कि माइनर जो है, यानी जो उप सारणिक है, इसको मैं अगर हिंदी में लिख समझाना चाहूँ आपको, तो उप सारणिक जो है ये सारणिक का क्या है, एक उपसारणिक सारणिक का एक भाग है, ठीक है। एक भाग इसको हम मान सकते हैं, ये एक पार्ट है। यानी कि जो माइनर है वो अपने आप में सारणिक का एक पार्ट होता है और ये किसी भी एक एलिमेंट के लिए होता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप जिस एलिमेंट को आप निकाल रहे हैं, जैसे आप a11 का माइनर निकाल रहे हैं, a11 का अगर आप माइनर निकाल रहे हैं तो दोस्तों इसे किससे दिखाया जाता है? m11 से दिखाया जाएगा। अगर हम माइनर की बात करेंगे तो m11 बोलेंगे। जैसे इसके लिए m11 होगा, इसके लिए m12 होगा, इसके लिए m13 होगा, m21 होगा, m22 होगा, m23 होगा, m31 होगा, m32 होगा और m33। जब हम m11 की बात करेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट, यानी जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं, वो आपके पास आ जाएगा a22 और a23 और a32 और a33। तो कैसे बना? जो
आपका ये जो पहली पंक्ति है यानी A11 जहां पर विराजमान है, A11 जहां पर है स्थित है, ठीक है, उस रो को आपने छोड़ देना है और उसी कॉलम को जहां पर वो है उसी कॉलम में, यानी अगर मैं इसको आई हार्ट कहता हूं और इसको जे हार्ट कहता हूं, तो आई हार्ट और जे हार्ट में जहां पर वो उपस्थित है उस वाले को छोड़ देना है और बाकी वाला जो डिटरमिनेंट का पार्ट आपके पास बच जाता है दैट इज M11 और इट इज इक्वल टू, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको बता रखा है A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से M11 को कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे उपसारणी किसे कहते हैं। उपसारणी क्या होता है, सारणी का एक भाग होता है वो किसी एक अवयव का होता है, वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उस वाले अगर आप पंक्ति को और उस वाले कॉलम को छोड़ देते हैं तो जो शेष एलिमेंट आपके पास बच जाते हैं उससे बनने वाला जो सारणी होता है, जो डिटरमिनेंट होता है, उसी को हम सारणी या हम उसे माइनर भी कहते हैं। उसे m साइन से दिखाया जाता है और M11 इक्वल टू ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इज इट ओके? ऐसे अगर मुझे M22 चाहिए, सॉरी M12 चाहिए, मान लीजिए M12 चाहिए तो मैं इसे छोड़ दूंगा दोस्तों और बाकी मेरे पास जो बच जाएगा उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा A21 A23 और A31 और A33। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी A21 A33 और माइनस A23 और A31। ये कैलकुलेट आपका इस तरीके से, तो M12 ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे आपको M13 चाहिए तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला है तो इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी एलिमेंट जो आपके बच गए उनको आप लिख दीजिएगा A21 A22 और यहाँ पर हो जाएगा A31 और A32। इसे कैलकुलेट हम कर देंगे तो कैसे करेंगे, A21 A32, ठीक है ना, और A माइनस A31 A2, ऐसे हम इसे लेते हैं। ओके, किसी को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करना होगा तो आप इस वाले को छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा तो ये और ये और ये और ये बच जाएंगे। तो कैलकुलेट कर लीजिए उस डिटरमिनेंट को तो आपके पास बच जाएगा। इसी तरीके से आप M13 M21 M22 M23 ऐसे M31 M32 ओके M33 यानी सभी आप माइनर निकाल सकते हैं। तो इज इट क्लियर? मीन्स दैट माइनर या उप सारणी कैसे निकाला जाता है दोस्तों, वो बहुत आसान है। वो सारणी यानी जो डिटरमिनेंट होता है उसी का वो एक पार्ट होता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिस भी एलिमेंट के लिए आप डिटरमिनेंट माइनर निकाल रहे हो उस एलिमेंट को आप उसका आई हार्ट और जे हार्ट को आप छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब जो आई हुई जो पंक्ति है आपकी और जे वाली जो रो कॉलम है, आई रो और जे कॉलम, इसे आप छोड़ देंगे। आई जे का मतलब कोई भी हो सकता है, आई का मतलब 1 हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जे का मतलब ये वाला 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, उसे आपको छोड़ देना है और बाकी एलिमेंट को डिटरमिनेंट की तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट होती है उसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, तो इस तरीके से आप माइनर निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है माइनर निकालना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर माइनर आप समझ गए तो आप चलिए आगे चलते हैं। आज फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो है कोफैक्टर भी हम सीख लेते हैं। अब कोफैक्टर दोस्तों क्या होगा, बहुत आसान है कोफैक्टर भी समझना, बट केवल आपकी नजर यहाँ पर पैनी होनी चाहिए और बहुत उससे आप काम करेंगे, पेशेंस से काम करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों आप जैसे मान लीजिए आपको निकालना है किसी का कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले तो आप कोफैक्टर यानी कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड। अब ये सहखंड क्या है इसको समझना है दोस्तों। ये कोफैक्टर क्या है, बहुत आसान है। यदि आपने माइनर निकाल लिया, किसी एलिमेंट का माइनर निकाल लिया तो उसका कोफैक्टर निकालना भी बहुत आसान है। उसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। A11 इज इक्वल टू माइनस 1 टू दी पावर आई प्लस जे। आई और जे क्या है, आई रो है तो जे कॉलम, ओके, आई हार्ट और जे हार्ट। इस चीज को आप समझ लेंगे, इसको ऐड कर देंगे पावर करके, इससे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव तय हो जाएगा और यहाँ पे आप इसका आपका माइनर आ जाएगा, यानी जिसका आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का माइनर आएगा। ओके, सिमिलरली A12 आपको निकालना है तो सिंपल हो गया, माइनस 1 की पावर, अगर आप 1, मैं इसको पहले AIJ कहता हूँ, ओके, इससे ज्यादा सिंपल है क्योंकि हमने वहां पर IJ लिखा तो इसको IJ लिख लेते हैं दोस्तों। अब जब मैं 1 की बात करूंगा तो आप समझ गए होंगे कि ये 1 + 1 होना चाहिए और ये 1 1 होना चाहिए। अगर मैं A12 की बात करूंगा यानी A12 का कोफैक्टर मुझे चाहिए तो वहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर आई की जगह तो 1 लिखूंगा और जे की जगह 2 लिखूंगा। तो आप समझते हैं ये आई होता है, ये जे होता है, ये आई होता है,
जे का। यहाँ से आप समझ लीजिएगा, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, यहाँ से आपका कोई भी कोफैक्टर निकल जाएगा। तो कोफैक्टर क्या हो रहा है आपको पता है कि जैसे ये आपका सपोज करो ए कोई डिटरमिनेंट है, ये इसके एलिमेंट है A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A, ये आपके पास एलिमेंट। ओके, अब आपको निकालना है सपोज करो आपको पहला आपको कोफैक्टर चाहिए, पहला कोफैक्टर चाहिए तो किसका कोफैक्टर चाहिए, यानी कि जो माइनर आपका निकल के आया है उसी का ही वो कोफैक्टर होगा, तो और कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। जैसे हमने इसका माइनर निकाला है, आपको पता है इसका माइनर होता है, तो यानी ये माइनर है तो इसका कोफैक्टर भी होगा। अब वो कोफैक्टर क्या होगा, होगा वही जो माइनर है, बट उसमें माइनस और प्लस का आपको इंडिकेट कर देना है, तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। तो सिंपल हो गया दोस्तों। एक चीज और इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लिया जाए आपका, ध्यान रखेंगे आप, कोई भी अगर सपोज करो आपके पास अगर माना सारणिक में अगर आपके n अवयव है, ठीक है, n एलिमेंट है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें आपका ये हमेशा n इज लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, मतलब कम से कम 2 होने आपके पास जरूर चाहिए, इससे कम n इज लेस देन, लेस देन थोड़ी होगा, ग्रेटर देन होगा ना, n की वैल्यू आपका 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब यानी जो उसके माइनर होंगे वो कितने होंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ये n माइनस 2 कितने होंगे, n माइनस 2 कितने माइनर उसके होते हैं आप ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपने n इजिकल टू 2 ले लिया, तो इसका मतलब 2 माइनस सॉरी 2 नहीं 1, 2 माइनस 1 होंगे, यानी 1 उसका एक माइनर होगा। जैसे सपोज करो मान लीजिए आपके पास डिटरमिनेंट केवल यही है 1 है, तो इसका मतलब इसका माइनर भी यही होगा और कोफैक्टर भी यही होगा, ठीक है ना, तो माइनर भी यही होगा, तो उसके माइनर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। तो आप ये समझेंगे, ध्यान देंगे कि n की वैल्यू 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा। अगर मान लो n की वैल्यू मैं सपोज करो 3 ले रहा हूँ, सपोज करो मैं 3 ले रहा हूँ, तो मेरे पास माइनर कितने आ जाएंगे ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये माइनर मेरे पास यानी 2 आए, 2 माइनर मेरे पास आने वाले, क्योंकि मैं n इजिकल टू 3 ले रहा हूँ, तो वहां पर माइनर मेरे पास यानी 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएंगे, 2 माइनर मेरे पास आएंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं इनको बढ़ाता रहूंगा तो माइनर भी उतनी ही मेरे पास आएंगे। तो आप ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 के इक्वल हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको आना चाहिए, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, इसको आप नोट कर लेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कोफैक्टर समझा रहा था, तो चलिए आपको कोफैक्टर आपको समझा रहा था, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। देखो कोफैक्टर का मतलब हो गया, जैसे कोई भी एक एलिमेंट है, मैं अगर उसको एआईजे कह देता हूँ, अगर कोई भी एक एलिमेंट में एआईजे कहता हूँ, तो उसका कोफैक्टर का मतलब होगा उसको हम क्या, उसको उसका कोफैक्टर का मतलब हुआ ए आई जी, ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होगा इसको आपने ध्यान देना है। ये आपका -1 टू द पावर आई प्लस सी टू द पावर एन आई जी से ये कैलकुलेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आई और जे का मतलब नथिंग है, ये आपका क्या है, ये आपका 1 2 1 1 2 2 2 3 समथिंग है। तो यहाँ पर जब आपको जो भी आपको बोलेगा तो यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है, आई की वैल्यू रख देना, जे की वैल्यू कैलकुलेट करके वहां पर पुट कर देना, वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ गए होंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं एक एग्जांपल के तौर पर इस चीज को समझाना चाहूंगा आपको, तब ज्यादा बेहतर इसको आप समझ पाएंगे, बिना एग्जांपल के आप नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैं माना कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके राइट। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक डिटरमिनेंट है। अब मुझे सपोज को फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है माइनर, यानी जो मेरा क्या बोलते हैं उसको उपसारणिक, मुझे फाइंड आउट करना है M23 मान लीजिए। अब मैं पहले इसका पता लगाऊंगा ये है कहाँ पे, ये कहाँ पे है, देखिए ये आपका A11 A22 A23 है ना, तो A13 है ना, इस तरह से आप करते हैं A21 A22 A23, देखिए ये आपका A23 बन रहा है। तो आप इसे ध्यान देंगे कि आपका AIJ जिसको आपको पूछा जा रहा है वो कहाँ पे है, तो आपको M23 बताना है। तो आपको दोस्तों क्या करने को बोला था, मैंने बोला था जो माइनर होता है, जो उपसारणिक होता है, जिस एलिमेंट के लिए आपको उपसारणिक निकालना है या माइनर निकालना है, उस वाली रो को जहां पर वो स्थित है, जहां पर वो सिचुएटेड है, जहां पर वो रुका हुआ है, जहां पर वो विराजमान है, उस जगह को आप छोड़ दीजिए और उस कॉलम को भी छोड़ दीजिए। यानी उस रो को छोड़िए, ये आई हार्ट हो गया, देखिए ये दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ है और तीसरे कॉलम में बीच में बैठा हुआ है, तो उसे छोड़ देना। यानी आप इसे छोड़ देंगे,
इससे तो गलत है। आपके लिए समझना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस सारणी को इस तरीके से बना देते हैं। ये हमेशा स्क्वायर में डिटरमिनेंट ही होगा, तो ध्यान देना स्क्वायर ही होगा। वैसे भी डिटरमिनेंट आपको पता है स्क्वायर होते हैं, मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिटरमिनेंट होते हैं वो स्क्वायर ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपको 1 आ गया, 2 आ गया और 7 8 आ गया, ये तो बचे आपके पास। तो इसका मतलब अगर इसको कैलकुलेट करना तो 1 इंटू 8 आ जाएगा आपके पास, और 7 इंटू 2 14 आ जाएगा। अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों आपके पास कितना आने वाला है, -6 आने। क्लियर? आप समझ गए M23 की वैल्यू। जब M23 आपको कैलकुलेट हो गया, अगर आपको इसका क्या पूछ रहे, वो कोफैक्टर पूछ रहे। दोस्तों आप कोफैक्टर के लिए C लगाइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको C23 निकालना, C का मतलब हो गया कोफैक्टर। मेरे हिसाब से आपको कोफैक्टर के लिए C लगाना चाहिए। जैसे A लिख देंगे तो A तो हमारा ये है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। आपके अंदर दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, माइनर के लिए M दिखाइए, कोफैक्टर के लिए C दिखाइएगा, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो C23 आपका कितना हो जाएगा, अभी आपको फॉर्मूला बताया है, -1 टू दी पावर कोई भी, मैं अगर सपोज करो CIJ निकालना चाहता हूँ, कोफैक्टर IJ निकालना चाहता हूँ, तो I प्लस J और MIJ, ये फॉर्मूला है, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, I और J की जगह अब आप C23 निकाल रहे हैं। I और J की जगह आपका, I की जगह आपका 2 हो गया, J की जगह आपका 3 हो गया, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, 2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये M23 हो जाएगा। समझ पाया? तो यानी ये -1 टू दी पावर ये 5 हो गया, और M23 हो गया। ओके, -1 टू दी पावर 5, जब ऑड नंबर में पावर होती है नेगेटिव इंटीजर की, तो इसका मतलब उसका वैल्यू जो है नेगेटिव ही आता है, और M23 आपके पास -6 आया है, तो दोस्तों आपके पास फाइनली ये 6 आ गया। So what do you get here? Only the difference between minor and cofactor is the value is same. There will be no change in value, but sign will be changed somewhere. यानी ऐसा कभी कभी होता है आपको, क्योंकि आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही I have told you. Then there will be no confusion in minor and cofactor. When minor is calculated, it is equal to the value, okay, because the value of the determinant. But if we want to calculate the cofactor of any element, then it may be negative or positive. यानी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बिकॉज जब यहाँ पर नेगेटिव पावर आएगी तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आई होती तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, तो आप किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर को आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसको कैलकुलेट करने में, बहुत आसान है। अगर आपने फॉर्मूला और माइंड सेट अच्छा बना रखा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं कि जो सारणिक होता है, उप सारणिक होता है, यानी जिसको हम माइनर कहते हैं, वो किसी भी सारणिक के अवयव का उप सारणिक होता है। यानी एक सारणिक है, उसका एक एलिमेंट है, उसके जो क्या होते हैं, उस आई हार्ट और जे हार्ट को हटाने पर, यानी उस लाइन में जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो आई पंक्ति में हो चाहे वो जे पंक्ति में हो, उसे हम छोड़ देंगे, और उसके सिवा जो बाकी एलिमेंट से बना हुआ डिटरमिनेंट आपको मिलेगा, उस डिटरमिनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, उप डिटरमिनेंट कहते हैं, या डेप्टी डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, एक प्रिंसिपल सर होते हैं स्कूल के अंदर, एक वाइस प्रिंसिपल होते कि नहीं होते, है ना? तो प्रिंसिपल आपका डिटरमिनेंट है, जो आपका ये डिटरमिनेंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, समझिए। तो यानी कि जब आपका जो यहाँ पर छोटा सा डिटरमिनेंट मिलेगा, चाहे वो यहाँ मिले इस वाले एलिमेंट के लिए, चाहे मान लीजिए यहाँ मिल रहा हो, कहीं भी मिल रहा हो, तो वो आपका इसका क्या हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल हो जाएगा। यदि ये प्रिंसिपल है तो ये वाइस प्रिंसिपल है। अब वाइस प्रिंसिपल कई हो सकते हैं, प्रिंसिपल केवल एक ही हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। भाई स्कूल के अंदर एक ही तो प्रिंसिपल रहेगा क्या? बहुत सारे प्रिंसिपल होंगे? नहीं होंगे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो ये वाले सर नहीं है तो दूसरे वाले सर वाइस प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर भी आपकी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो माइनर होता है वो क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर को भी एक बार रिपीट में कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है। यदि आपने माइनर निकाल दिया तो कोफैक्टर के लिए आपको कहीं कोई गंभीरता में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि CIJ इज इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस J टू दी MIJ। MIJ is the minor of this element, IJ element. It may be 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 3 2 anyone, okay, and similarly this one. So we can find out very easily this minor and perfect. अगर आप दोस्तों ये समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो बहुत आपके लिए
बहुत सरल होगा। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ से। दोस्तों सपोज करो मैंने एसी ले लिया, ठीक है, जो कि आप ये ना कहो कि आपने क्वेश्चन तो कोई बताया नहीं। ये देखिए मैं एक छोटा सा डिटरमिनेंट ले लिया, ओके, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है, समझ पा रहे हैं आप। अब मुझे इसका माइनर बताना है कि हर एलिमेंट का माइनर बताना है। दोस्तों हर एलिमेंट का माइनर निकाल के मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, आपको पता है ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 4 क्या होंगे इसके माइनर। क्लियर। तो पहला माइनर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको पता है। माइनर निकालने का तरीका कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सपोज करो पहला वाला एलिमेंट, देखिए ये वाला एलिमेंट, ये कौन हुआ, A11 हुआ। ये कौन है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं समझने के लिए, A11, A12, A21, A22, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। ये एलिमेंट स्मॉल लेटर से आप लिख लीजिएगा, ये कैपिटल लेटर से लिखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको निकालना है MIJ। MIJ निकालना है, इसका मतलब MIJ क्या होता है, MIJ के सामने यानी उस वाले रो को आपको छोड़ देना है और कॉलम को छोड़ देना है। तो बाकी जो शेष एलिमेंट आपके पास बच जाएंगे वही उसका माइनर हो जाएगा, उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो मुझे दोस्तों यहाँ पर निकालना है M11 निकालना है, तो आपके समझ में आया M11 कितना होगा। देखिए इसके लिए निकालना है, A11 तो हो गया, A11 हो गया, वही M11 का हो गया, यानी इसके लिए निकालना है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, केवल E22 तो आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे निकालना तो क्या आ रहा है, केवल D आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला भी निकाल देता हूँ दोस्तों, M12 भी निकाल देता हूँ। देखिए M12 निकालता हूँ तो क्या आने वाला है, ये वाला है। देखिए तो इसके लिए कौन होगा, देखिए ये वाला छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, कौन बच गया, ये बच गया। A21 की जगह कौन है, BA, नथिंग। उसके बाद अगर आपको A21 निकालना, मान लीजिए ये निकालना है, तो देखिए ये वाला छोड़ दीजिए, ये बचाना आपके पास, ये छोड़ दीजिए तो ये बचाना आपके पास, सिंपल। उसके बाद A22 निकालना है दोस्तों, A22 करिए, M22 करिए, कोई भी आप लिख सकते हैं, आपके समझने के लिए है, आप उसको समझ लीजिएगा। M22 यानी इसको छोड़ दीजिएगा, तो यही तो बचा आपको, सारे माइनर निकाल दिया। अब जब माइनर निकल जाते हैं दोस्तों, तो आपको कोफैक्टर निकालने बहुत आसान है आपके लिए। C11 अगर आपको निकालना है तो फार्मूला है -1 1 + 1, ओके। और यहाँ पर क्या आना है, M11, तो सिंपल हो गया, -1 टू द पावर 2 हो जाएगा। M11 कितना आया आपका देख लीजिए, D आया, तो इसका मतलब -1 की पावर 2 का मतलब अगर इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आंसर होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, D आ जाएगा। समझ गए होंगे। C12 मुझे कैलकुलेट करना है, तो -1 टू द पावर 1 + 2 M12 हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, -1 और 1 + 2 आप जानते हैं 3 होता है, M12 आपके पास, ये देखिए आपने कैलकुलेट कर रखा है, वहां देखने की जरूरत है नहीं आपको। -1 की पावर 3 नेगेटिव होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे, माइनस भी हो जाएगा। सिमिलरली C1 C2 1, अब इसके बाद अगला एलिमेंट आपके पास 21 आ रहा है, तो 21 आ रहा है तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा दोस्तों, और M21 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर M21 कितना है आप देख लीजिएगा, C है आपके पास तो C लिख दीजिएगा। तो -1 की पावर 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 कितना होता है आपके पास, 3 होता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिखिएगा। -1 ये भी -1 हो जाएगा दोस्तों, C यहाँ पर आपका C आ रहा है तो C आंसर हो जाएगा, ओके। C22 -1 टू द पावर 2 + 2 हो जाएगा, और M22 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास हो जाने वाला है 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो मीन्स दैट कितना हो गया ये, अब आपका ये आ रहा है A, तो माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, तो ये तो आपको समझ में आ जाओगे पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। तो आप समझ पाए, सारे कोफैक्टर आपके सामने निकाल दिए मैंने, सारे माइनर भी आपके सामने निकाल दिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने 2/2 डिटरमिनेंट के लिए निकाल दिया था। अगर आप 3/3 के लिए निकालना चाहते हो तो उसमें भी अभी आपको इससे पहले मैंने सिखाया है। अगर मान लीजिए वहां पर सपोज करो इस तरीके से होता, माना अगर आपके पास ऐसे होता दोस्तों, ABCDEFGHI। अब आप इसके लिए ये होमवर्क मैं दे देता हूं मैं आपको, एवरी एलिमेंट का आपको माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। यानी इसका आपको माइनर निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर, इसका माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर माइनर निकालना है, कोफैक्टर। बहुत आसान है। जैसे मैं सपोज करो मान लीजिए इसका कोफैक्टर जानना चाहता हूं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो ये माइनर निकल के आ गया आपको, सिंपल, ये माइनर निकल गया। अब तो इसके लिए आपको कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, CIJ = -1 टू द पावर I + A MIJ। तो आप सिंपल है, MIJ आप पहले निकाल लेंगे, AC - BD हो जाएगा आपका, ये आपका M ये वाला MIJ हो जाएगा, ये हो गया M33 हो जाएगा। तो अगर आपको C33 निकालना होगा तो यानी 3 + 3 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, माइनस की पावर 6 होता है तो पॉजिटिव आता है, और वहां पर आपका हो जाएगा AC - BD, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे अगर हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ पाए आप, तो इसलिए इसको मैं अब आगे बताना चाहूंगा कि आप किसी का भी माइनर और कोफैक्टर यदि आप निकालना सीख गए हैं, तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे आपको बढ़ा दूं।
बट ये है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो, ये मैं चाहता हूं। चलिए अगला हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें इसके साथ मैं आपको बता देता हूं कि किसी का अगर अगर आप डिटरमिनेंट के बारे में समझ गए हैं तो कोई भी डिटरमिनेंट जो है अगर आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप आराम से उसके एलिमेंट का माइनर भी निकाल सकते हैं और कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। यदि आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4.3 में आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत आसान है, देखिए आपको सारे मतलब डिटरमिनेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि एआईजे का सखंडज अगर एआईजे हो तो इसका निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिएगा। आपको दे रखा है ये इसको नीचे आपको दिखाना है, यानी कि आपको क्या दिखाना है, उसने दिया है, देखो मैं आपको यहाँ पर समझा ही देता हूँ। डेल इज इक्वल टू दिया हुआ है A11 जो होता ही है A12, A13, A21 और A31, A22 और A32 और A23 और A, ये आपको दिया हुआ है जो एज यूजुअल आपको दिया रहता है। ठीक है, अब इसको आपको दोस्तों ऐसे व्यक्त किया जाता है, वो कह रहा है कि इसको एआईजे को और एआईजे का सखंडज, अगर मान लिया ये कोई एक एलिमेंट है जिसको मैं एआईजे कह रहा हूँ, ओके, इसका अगर कोफैक्टर सखंडज अगर क्या आ रहा है, सखंड इसका अगर आ रहा है सपोज करो एआईजे, ठीक है, जिसको हम अभी तक सिखा रहे थे आपको सीआईजे सिखा रहे थे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी ए और सी कहने में, या तो आप एक ही जगह ये लिख दीजिएगा, ये तब सही है। अगर आप एआईजे लिखना चाहते हैं तो एआईजे लिख दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए, तो थोड़ा सा उसमें सिंबल में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो निम्नलिखित रूप में इसे व्यक्त करना दोस्तों बहुत आसान है। देखिए आपको क्या कह रखा है उसने A11, उसके बाद कह रहा है A21 प्लस A22 आई थिंक नो 12 और यहाँ पर दे रहा है A22 प्लस A13 और A3। ये इस तरीके से एआईजे को कोफैक्टर एआईजे इस रूप में व्यक्त किया जाता है, इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्या आप इसे समझ पा रहे हैं, हर चीज को आप समझ रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए ये क्या चीज है, फिर ये क्या है आप इसको समझिएगा, फिर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। देखिए पहले A11 का क्या मतलब है, एआईजे क्या था, आप ये समझिएगा पहले। एआईजे आपका एक एलिमेंट है इसका, तो A11 भी तो एक एलिमेंट है, हो गया ना। आप A21 निकालिए, कहां पर है A21, चेक करना पड़ेगा A21 होता क्या है, पहले आप समझिएगा। A21 का मतलब यानी ये देखिए A21 यानी 2, ये फिर 1, 2 1 का क्या मतलब हुआ, आई आपका 2 है, जे आपका 1, समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब आपको A21 निकालना, कितना निकालना दोस्तों, A21 निकालना। तो A21 कितना होगा जरा निकाल के बताओ मुझे, आप निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल पा रहे तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये चूंकि आपका क्या है, अभी मैंने आपको जैसे C21 करके बताया था वही C21 है। अगर आप किसी कोफैक्टर आपको A21 करके निकालना, क्योंकि इसमें A B C A करके दिया है तो मैं A ही कर रहा हूँ, A21 करके दिया तो दोस्तों 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ M21 हो जाएगा, समझ पाए आप? अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 to the power 3 हो जाएगा। A21 M21 निकालिए ना, M21 वेयर इज M21, दिस वन, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब आपको इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, क्या है माइनर है ना, इसको छोड़ दीजिए आप ना। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिएगा A12 A13, या अगर आप चाहें तो ऐसे डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं A12 A13। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिएगा 32 और 33। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, इसको हटा देंगे, ये और ये रह जाएगा, ये और ये रह जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा है तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिएगा A12 A33 यहाँ पर आ जाएगा और A32 और A13 यहाँ पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। तो अब -1 की पावर जब 3 होता है तो माइनस आता है, नेचुरली ये क्या आ जाएगा दोस्तों, A12 आएगा, A33 आएगा और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या आने वाला है A32 A13। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। A21 आपका निकल गया और इसको आप A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। जब A11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार यहाँ देख लें जरा, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर देख लेते, मल्टीप्लाई कर देते, देखिए क्या आने वाला, -A11 यहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A12, यहाँ पर बैठ जाएगा A33, ओके, और वहां पर बैठेगा A11 और वहां बैठने वाला है A32 और वहां बैठने वाला है A13। समझ पा रहे हैं आप? ये चीज आपके पास फाइनली यहाँ पर आ जाने वाला है, पूरा मल्टीप्लाई करके ये आ जाने वाला है, ठीक हो गया। एज सिमिलर है, इसको भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे।
क्योंकि 1 2 है, जैसे 2 1 था ऐसे 1 2 होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप A21 कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों A12 कैलकुलेट करते हैं तो क्या आने वाला है दोस्तों, -1 टू दी पावर 1 + 2 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर M12 होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, -1 टू दी पावर 3 हो जाएगा ये भी, ठीक है। 1 2 है तो नेगेटिव तो होना ही होना है इसको, ठीक है। M12 हो गया। अब M12 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, M12 है कहाँ, 12 को ढूंढिए ना। M12 किसका होगा, देखिए 1 ये है, देखिए इसमें से इसको छोड़ दीजिएगा आप, तो आपके पास 2 1 आएगा, 3 3 आएगा यहाँ पर, यानी आपके पास -1 आने वाला है और अंदर क्या आने वाला है इसका, देखिए ये वाला लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिएगा, A11 और A33 आने वाला है, आने वाला है दोस्तों, ये और ये आने वाला है, बिकॉज आपने ये छोड़ा है, देखिए ये छोड़ा है, सॉरी A11 नहीं आएगा, A21 आएगा ना, A21 आएगा, ये छोड़ देना ना आपको, A21 A3 A31 A2, A31 A23। अब आप देखिए फाइनली आपके पास क्या आ गया दोस्तों, ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -A21 आ जाएगा, A33 आ जाएगा, प्लस A31 आएगा, A23 आएगा। अब अगर आप इसे A12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए -A12 और फिर आने वाला है A21, फिर आने वाला है A33, ओके, प्लस फिर यहाँ पर आने वाला है A12, फिर A31 और A23। सावधानी से करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी, तो अगर आप असावधानी बरतेंगे तो निश्चित गलती होने वाली है, तो इसी बात का आप ध्यान रखते हुए काम करते रहेंगे। तो देखिए इसमें आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अब देखिए यहाँ पर A12 बैठ गया, समझ आ गया। अब इसी तरीके से अगला भी आप ढूंढिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे आप थोड़ी सी सिमिलैरिटीज को अगर आप पहचान पाए तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, समझ गए ना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार आप कर लीजिए, 2 3 बार कर लीजिएगा, फिर आप इसी तरह से A13 आपके पास है, A33 आप निकाल लीजिएगा। कहाँ पर आप देखिए आपके पास A33, ठीक है ना, इसमें आपने A21 निकाला, सॉरी A22 निकालना था दोस्तों, क्वेश्चन में A12, ओके ओके, A12 और A13 है, A12 है यहाँ पर, A12 है तो सही निकाला हमने। अब आपको A11 था पहले वाले में, A21 हो गया है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मैंने गलत देख लिया, थोड़ा आई साइड में दिक्कत है, तो यहाँ पर ये 31 होना था दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए ये होता तो क्या होता, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, देखिए ऐसे भी तो हो सकता था, हो सकता है ना, तो अगर ऐसे होता तो क्या होगा, बट इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी यहाँ पर कि अगर ये दोस्तों क्या होगा, अगर ये सेम होगा, देखिए अगर मान लीजिए ये सेम हो जाए तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये सेम हो जाता है तो ये 0 की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करता है। जैसे आपने ले लिया A11 A12 A13 और यहाँ ले लिया A31 A32 A33, ठीक है। जैसे अगर आप इसको इस तरह से करते, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो रही है, आप इसको दोबारा सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A21 नहीं है, यहाँ पर A31 है और फिर 32 है, फिर यहाँ पर 33, ठीक है ना, ये यहाँ पर 32 है और यहाँ पर A33 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप A33 कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर A31 हो A32 हो कुछ भी हो, जैसे इसमें दिया हुआ है दोस्तों 33, यहाँ पर 31 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 32 दिया हुआ। मैं थोड़ा सा आई साइड में दिक्कत हुई थी, मैं देखने से बहुत छोटे अक्षरों में आपके बुक में लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों A33 लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये ठीक है A13 और ये A12 है और ये दोस्तों आपका लिखा हुआ है A1, बाकी ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई दोस्तों, अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने इसको निकाल देना है। ये आपका, अगर मैं सपोज करो इसको निकालता हूँ तो देखिए अभी आपने एक क्वेश्चन किया है, थोड़ी सी व्यवधान आने के कारण गड़बड़ हो गया। A21 यहाँ पर दिया हुआ था आपको A21 प्लस A12 और नो 31 है और A32 और ये A1 आपका 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर A33, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी तो बहुत आसान था दोस्तों, ये हमने मैट्रिक्स के हिसाब से लिया था, सब कुछ नहीं करना आपने, सिंपल है। A31 की बात जब आपसे की जाएगी तो आप सीधे आपको फॉर्मूले में रख देना है इसको 3+1 और यहाँ पर आपको M31 लिख देना है, सिंपल है, ओके। ये माइनर निकालना है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, A31 को आपने यहाँ पर रख देना है,
तो फाइनली इसी तरीके से आपने A32 निकालना है और इसको आपने 3 + 2 हो गया और आपने M32 A32 यहाँ पर M32 कर देना आपने। ओके, अब इसी तरीके से जब आपको A33 आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपने क्या करना पड़ेगा, -1⁻³ + 3 हो जाएगा और यहाँ पर M33 कर देना। तो ये आपका नेचुरली आपका आने वाला है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसको ये 5 आएगा, 5 तो नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये आपका 6 आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो M33। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इससे जैसे आपको पहला वाला है M31 करना, तो आपने क्या करना है, A11 को आप M31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। फिर दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। अब M31 क्या आएगा, ये तो आपको पता है ना, मैट्रिक्स का आपको पता है A11 A12 A13 A22 A A21 A22 A23 है ना, A31 A32 A33, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो सिंपल हो गया। देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करना, कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको M31 बताना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू बताना, तो M31 है कहाँ, देखिएगा ये है, ठीक है। इस वाली रो को आप छोड़ दीजिए, बाकी कितना बचा आपके पास, A12 A23, यहाँ पर लिख दीजिएगा A11 A12 और A13 A2। समझ में आ गया, सिंपल है। A11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, A12 हो गया, यहाँ पर A12 A23, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, A23, तो ये आपका A23 आ जाएगा, माइनस A11 A13 A22 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपको अगर सपोज करो बताना है, आपको बताना है A, दूसरा वाला है A12 और इसको करना है M32, बट ये नेगेटिव का है, तो आप ध्यान दीजिएगा जब आपको नेगेटिव करना होगा तो आप यहाँ पर नेगेटिव कर दीजिएगा, बस इसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया ना, माइनस कर दीजिएगा, सिंपल हो गया। अब निकालिए ना M32 कहाँ है आपके पास, निकालिए M32, ये है, इस लाइन को आप छोड़ दीजिएगा, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ये होने वाला है A माइनस A12 हो जाएगा, अंदर क्या आएगा आपका A11 A22 और A21 A12, देखिए हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करिए इसको, माइनस A12 A11 A22 माइनस A11 सॉरी प्लस हो जाएगा A12, ठीक है, A21 और A12, ठीक है। तो लिखने में आप ध्यान रखिएगा, बस हो गया, बस उसी में ध्यान रखना आपको। अब तीसरा वाला आपके पास है A, तीसरा वाला आपके पास है यहाँ पे A13 है ना। अब आपके पास A13 M33 आपको कैलकुलेट करना है, तो M33 ऑलरेडी पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आना है, तो M33 का मतलब इसको छोड़ दीजिएगा। तो अब आपके पास क्या आने वाला, इसमें आपने मिस्टेक कर दी, ओ सॉरी, A11 A23 आएगा दोस्तों, A23 आएगा, है मिस्टेक होने तक गड़बड़ हो जाएगा, A23 आ जाएगा और A21 A13 आ जाएगा, A13 ओके। अब इसमें आएगा A11 A22, तो इसका मतलब A13 तो आपका बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा A11 A22 है ना, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों A21 A12 आ जाएगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, ये आने वाला है कि नहीं आने वाला, समझ गए होंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपको वही तो करना है आप। तो अब आपका यहाँ पर ये किसकी वैल्यू थी, अब इसको लिख लीजिएगा A11 A31 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है A12 A32 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है A13 A33 की वैल्यू है। अब इसको सम अप कर दीजिए, आप सम तो करना है आपको, तो सम कर दीजिए दोस्तों, आपको कितना मिलने वाला है, अगर आप A11 A31 और प्लस A12 A32 प्लस A13 A33
इसको सम अप करने वाले हैं तो देखिए आपके पास सब जगह बराबर वैल्यू आ रही होगी। देखिए इसका दोस्त कहाँ है, जब इसको यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, देखो इसका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, बैठा है ना। देखिए A11, A12 और A23 कहाँ बैठा हुआ, देखिए यहाँ पर 23 होगा निश्चित, यहाँ गड़बड़ कर दी है हमने। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ 22 होगा, यहाँ बैठा तो नहीं है, देखिए यहाँ बैठा हुआ, देखो A12, A11 ये है आपका पहला वाला ये है ना, A12 है, A11, A12, A23 ढूंढिए आप कहाँ पर है, A11, A12 और A11, A12, A23 कहाँ बैठा हुआ है, उसको देखिए, या तो यहाँ पर गलत, ये 3 है, ठीक है। तो जब इससे इसको काटेंगे तो देखिए सेम हो गया, कट गया ना। अब आप देखिए यहाँ पर A11, A13, A22 कहाँ पर बैठा हुआ, देखिए आप बैठा होगा कहीं ना कहीं बैठा, ये देखिए A13, A11, A22 बैठा ना, काट दीजिएगा, है ना। सिमिलरली ये भी इससे कट रहा है, देखिए सेम होगा, A21 है, A21 ये देखिए, A12 देखिए और A13 होगा यहाँ पर इसमें 12 आ गया है, 21 आ गया, A13 होगा यहाँ पर 13 है, 13 है दोस्तों, यहाँ पर 13 है, लिखने में थोड़ा सा गलती हो जाएगी तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, ये भी कर दिया देखिए। तो आपके पास टोटल कितना आया, 0। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, यानी कि आपको याद रखना है कि जब आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, उनका सम करेंगे तो निश्चित 0 आएगा। सिमिलरली दोस्तों आपको दूसरा करके देना है मुझे, अगर मैं यहाँ पर दे दूँ A21, ठीक है, और ये वाली रो में दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, ये रो दे रहा हूँ, और आपको कोफैक्टर निकालना है, मैं कहता हूँ कि A11 प्लस मैं कहता हूँ A22, A21 प्लस A23, A11 हो गया, और उसके बाद 21 हो गया, 3 ठीक है ना। तो ये 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पर A11 आएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 12 आएगा ना, यहाँ पर 12 आना चाहिए, नहीं आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे A21, A22, A23, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। तो इनके आपको कोफैक्टर निकालने हैं, A2, A11, A21, A12, ओके, A12 और A1। देखिए ये कितना आता है, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। इसी तरीके से इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कोफैक्टर आप निकाल लें, तब क्या आता है, देखिए इसका और इसका तो आपको मैंने सिखा दिया कि इजिकल टू 0 आता है। इस रिजल्ट को आपके बुक में 4 रिजल्ट दिए हुए हैं, इन सबको आपने सॉल्व करना है और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसके साथ दोस्तों अगर आपको ये याद रखेंगे तो आगे आपके ये जरूर काम आने वाला है। और इसमें आप एक बहुत, इसके बाद यदि आप इतना सीख गए हैं तो इसमें आप जो है, अब हम आव्यूह का दोबारा से एक बार यहाँ पर अवतरण हो जाएगा, क्योंकि आव्यूह क्या है, एक डिटरमिनेंट की वैल्यू, आव्यूह क्या है, एक प्रकार से डिटरमिनेंट वैल्यू है। आव्यूह डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू को ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो नेचुरली है आव्यूह ही है, उससे जन्मा हुआ है ना, पहले आव्यूह तभी तो हमने पढ़ा। तो इसलिए अब हम इसके 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक को कहेंगे हम दोस्तों एडजॉइंट, एक को कहेंगे हम आपका इनवर्स, जिसको हम कहते हैं सखंडज। नेक्स्ट वीडियोज में जो भी आएगा आपके लिए वो ये आने वाला है इनवर्स, इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम या प्रतिलोम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास नया वीडियो इसके बाद आने वाला है दोस्तों। आपने आव्यूह के बारे में पढ़ा हुआ है, बट हम यहाँ पर डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर आव्यूह होता है। तो इसलिए अब हम जो बात करेंगे वो सखंडज की बात करेंगे। सखंड हमने पढ़ लिया है निकालना, अब उसका अज माने सखंड से पैदा हुआ, वो एडजॉइंट होने वाला है। और अब इनवर्स का मतलब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा 2 इनवर्स
पढ़ा होगा आपने थीटा इनवर्स, पढ़ा होगा आपने कॉस इनवर्स। ओके, इनवर्स फंक्शन आपने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, एक्स इनवर्स या 2/3 का इनवर्स। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 1/2 इनवर्स और 1/3 इनवर्स और 1/4 इनवर्स, तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये आपको होमवर्क में करना है दोस्तों। और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में ये होने वाला है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहाँ पर आपको छोड़ के जाता हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, माइनर और कोफैक्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एडजॉइंट और इनवर्स का, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपके बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस में आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप आपको तैयारी करने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आप केवल एक चीज़ को तैयारी करेंगे तो उससे आपका दूसरा छूट जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसकी तैयारी करना ज़रूरी है। यदि वो आपको आता है तभी आपको आएगा। जब आपको सेकंड निकालना आएगा तभी तो सेकंड निकालना आएगा, तभी आप एडजॉइंट निकाल पाएंगे। जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तभी आप इनवर्स निकाल पाएंगे। तो दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक अगर आपको पता है तो उससे आपको दूसरा भी पता हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टेप टू स्टेप पढ़िए। जो वीडियोज मेरे पास मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको आप स्टेप टू स्टेप पूरा वॉच कीजिए, पूरा टाइम दीजिएगा, तभी आप पूरी तरह से अच्छी तरह बातों को समझ पाएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपसे निवेदन भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा और ये आग्रह भी करूँगा कि आप मेरे वीडियो यदि देख रहे हो, समझ रहे हो और आपको अगर कोई आपका विचार आ रहा हो, कोई अच्छी बात आ रही हो या जो भी आपका दिमाग में जो बात आ रहा हो, कमेंट में उसे अवश्य लिखिएगा। उससे मुझे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से ज़रूर करेंगे और लाइक कीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स अभी तक प्लीज़ यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अवश्य मेरे चैनल को, इस गणित दर्शन चैनल को जो मेरे नाम से बना हुआ है, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।